हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज दामिनी। स्वागत है आप सभी का रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 समझेंगे, जिसका नाम है योगा। आप सभी योगा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग योग के बारे में बस उतना ही जानेंगे जितना हमारे चैप्टर में है। आपके चैप्टर में कहा गया है कि 4-5 बीमारियां हैं वो पढ़नी है और उनसे संबंधित आसन पढ़ने हैं। बस इतना ही पढ़ना है, कुछ फालतू नहीं पढ़ना है। मैंने तुम्हारे लिए इस चैप्टर को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि तुम एक बार जब पढ़ लोगे ना, तुम्हारे दिमाग में सारे के सारे पोज छप जाएंगे। इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। और ना छपे तो तुम खुद देख लेना, छपने ही वाले हैं। अगले 30 से 40 मिनट में ना सारे पोजेस आपके दिमाग में होंगे। तुम कोई भी, अगर मैं बोलूंगी मधुमेह से संबंधित 4 से 5 पोज बताओ, आसानी से बता पाओगे। समझ में आ रही है बात? इतनी अच्छी तरीके से करेंगे, किसी ने अभी तक इतने अच्छे से कवर नहीं करा है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने रोशन शाह स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ सब्सक्राइब करो। फ्री में इतना अच्छा, इतना प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है आपको, इतनी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। फ्री में है यार सब्सक्राइब, तो पैसे नहीं लग रहे इसमें, तो कर दो फटाफट से सब्सक्राइब। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चैप्टर का नाम है स्वस्थ जीवन शैली और रोगों की रोकथाम का प्रभावी उपाय, योग। कि योग से हम क्या करेंगे, एक स्वस्थ जीवन शैली और जो रोग है उनको कैसे हम रोक सकते हैं, उसका एक उपाय है। ठीक है, बिकॉज अगर आप योग करते हैं, जो लोग भी योग करते हैं, सबसे पहली बात तो उनकी जीवन शैली बड़ी स्वस्थ होगी, क्योंकि वो खुद स्वस्थ है। वो मेंटली, वो फिजिकली, वो स्पिरिचुअली हर तरीके से स्ट्रांग है और स्वस्थ भी है। दूसरा, स्वस्थ है, फिजिकली भी स्वस्थ है, इसीलिए उनको कोई बीमारी भी नहीं है। तो जो योगा है ना, वो स्वस्थ जीवन शैली का एक उपाय है, वो आपको निरोग रखने का एक उपाय है। तो योगा बहुत ही अच्छी चीज है। आपको फ्री में, आपको क्या रखती है, स्वस्थ रखती है, आपको स्ट्रांग बनाती है। तो बच्चों, योगा तो सभी को करनी चाहिए। और आज का जो ये लेक्चर है ना, ये आपके एकेडमिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपकी रेगुलर लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी। आप लोग, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा है जिसको मोटापा का प्रॉब्लम है, किसी को मधुमेह है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो इन योगा आसनों के माध्यम से वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपको क्या करने का, स्वस्थ रखने का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले टॉपिक क्या क्या करना है हम लोग को ये जान लो एक बार। सबसे पहला हम लोगों को मोटापा पढ़ना है। मोटापे से संबंधित आसन कौन कौन से हैं, वो उन आसन के लाभ, उन आसन की सावधानियां। ठीक है, तो ये हम देख ही लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मधुमेह, डायबिटीज। डायबिटीज को कम करने वाले कौन कौन से आसन हैं, उनके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, वो बात करेंगे। फिर बात करेंगे अस्थमा की। अस्थमा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज हर किसी को। 4 में से 5 में से 4 या 3 व्यक्ति को अस्थमा होता ही है। फिर हाइपरटेंशन भी बड़ी ही कॉमन बीमारी है, इसकी बात करेंगे। और फिर कमर दर्द, जिसको हम लोग बैक पेन कहते हैं। ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इनसे संबंधित आसन आपको समझना है। ठीक है, और दूसरी बात, आप लोग सोच रहे हो मैम इतनी सारी बीमारियां होती है, हम इनको ही क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए क्योंकि ये जो बीमारियां ना बहुत कॉमन है। आज इंडिया में आप देखोगे, जितने भी यंग एज या फिर जो भी वयस्क है, ठीक है, 50-60 की एज में जो पहुंच चुके हैं, उन सभी को, किसी को अस्थमा, किसी को डायबिटीज, किसी को हाइपरटेंशन, तो कोई मोटापे की समस्या से ग्रस्त है। ये बेसिक इतनी कॉमन बीमारियां हैं, इसीलिए जो भी हमारे एजुकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उनका भी ये मानना है कि हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा दें ताकि वो अभी से स्वस्थ बने, उनको आसन के बारे में पता हो, ताकि अगर कभी आगे जाके उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन आसन के माध्यम से वो अपना क्योर कर सके। समझ में आ रही है बात, क्यों इसको रखा गया है, चैप्टर का नाम क्या है, क्लियर है इतना? चलो टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा मोटापा। मोटापा क्या है? एक, बेटा आप सभी जानते हो मोटापा आज के समय में ना एक बीमारी बन चुकी है। कोई भी व्यक्ति ज्यादा मोटा होता है तो हम क्या बोलते हैं, यार इसको, ये तो मोटापे का शिकार है यार, ये मोटा है। क्योंकि यार वो मोटापा का मतलब देखो, पहले अलग था, पहले लोग स्वस्थ होते थे। आज ना वो स्वस्थ की जगह वो लोग मोटे होते जा रहे हैं, पेट बाहर निकल रहा है, हाथ मोटे मोटे हो गए, तो वो मोटापा है। मोटापा होता क्या है? मोटापा एक समस्या बन चुका है आज के समय में। ये वयस्कों के साथ साथ बच्चों को भी होता जा रहा है। मोटापा क्या होता है? मोटापा एक ऐसी दशा होती है जिसमें शरीर में वसा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? जो हमारी बॉडी होती है उसमें वसा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि मोटापा एक ऐसी दशा होती है जब एक व्यक्ति का भार जो है आदर्श भार से 20% या 30% या इससे ज्यादा हो जाता है। 20% या 30% से ज्यादा जब उसका भार हो जाता है एक आदर्श भार से, उसको मोटापा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का 18 साल की एज में मान लेते हैं उसका
20 kg होना चाहिए था, बस मान रहे हैं 20 kg उसका वो होना चाहिए था, लेकिन उसका वजन कितना है, उसका वजन मान लेते हैं हम लोग कितना है 28 kg है, उसका वजन कितना है 25 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो व्यक्ति है वो क्या है, मोटापे का शिकार। क्या है, मोटापे का शिकार है। समझ में आ रही है बात, तो वो क्या है, मोटापे का शिकार है। क्लियर हो गया इतना, मोटापा क्या है। अब मोटापे के क्या क्या दुष्परिणाम है, मोटापे के कारण क्या है, क्यों कोई भाई मोटापा होता है। आजकल जो हम लोग गलत खाना खाते हैं, खान पान की जो हमारी गलत आदतें होती है, हम लोग तली हुई भुनी हुई चीजें खाते हैं, मीठा खाते हैं, इस कारण से होता है। हमारी पाचन प्रणाली अगर बिगड़ गई है तो इस कारण से, क्यों, क्योंकि जो खाना है, ठीक है, जो खाना होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, कब्ज बनी रहती है, तब मोटापा होता है। मोटापे के दुष्परिणाम क्या-क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। आपको आप मानसिक तौर पे कमजोर हो जाते हैं। सामाजिक मुद्दे निकलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति फिट नहीं है, वो समाज के विकास में कैसे कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है? इसके अलावा हार्मोन में बदलाव होता है, कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर आपके मूड स्विंग होते हैं, फिर आपको गुस्सा आती है, आपको और ज्यादा एंजाइटी वगैरह होती है। गर्भधारण में कठिनाई होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो उसको प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट खाना बहुत अधिक खाने से प्रॉब्लम होती है। कार्बोहाइड्रेट खाना मतलब आलू खा रहे हो, बहुत ज्यादा मैदा वगैरह खा रहे हो, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको होती ही होती है, ठीक है, मोटापे की। क्लियर है इतना, कोई डाउट है किसी को? नहीं, ये तो बेसिक चीज है, तुम सभी इससे वाकिफ होगे। अब मोटापे को कम करने के लिए कौन कौन से आसन है, मोटापे को अगर हमें कम करना है तो उसके लिए कौन कौन से आसन है। सबसे पहला आसन है आपका ताड़ासन। कौन सा आसन है, ताड़ासन। सिंपल है, आपको हाथ क्या करना है, ऐसे लेके जाने हैं, ऊपर करना है, पैरों को उठाना है, दिस इज ताड़ासन। और कटी चक्रासन, आपको ऐसे करना है, आपको कमर घुमानी है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कटी चक्रासन। फिर आता है आपका पवन मुक्तासन, गैस रिलीज पोज, जिसमें आपको गैस रिलीज करनी होती है। मत्स्यासन, ठीक है, और हलासन, जिसमें आपकी बॉडी हल्की तरह हो जाती है। पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, और लास्ट में सूर्य भेदन प्राणायाम। इसमें से 4 से 5 आपको याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। आप याद रख लो, कटी चक्रासन, हलासन और पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, हो गया याद। बस यही आसन हम आगे पढ़ने वाले हैं, बस और क्या करना है। अब स्टार्ट करें। मोटापे को कम करना है तो सबसे पहला आसन है मत्स्य आसन। देखो मत्स्य आसन का काम क्या है भाई, मत्स्य आसन नाम से क्लियर है, इसको हम लोग फिश पोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिश पोज। वाई, बिकॉज इसमें जब हम आसन करते हैं तो हमारे शरीर का आकार जो है मछली की तरह हो जाता है, इसीलिए हम इसको मत्स्य आसन कहते हैं, यानी कि मछली वाला आसन। और इंग्लिश में हम बोलते हैं फिश पोज। क्या बोलते हैं, फिश पोज। ओके, अब फिश पोज करने का मेथड क्या है, पहले देख लो फिश पोज दिखता कैसे है। देखो ऐसे है, एकदम अच्छे से देखो, पहले तो तुम इसे बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है देखने में, अच्छे से देख लो कि फिश पोज ये है। आपको पैर बैंड करने हैं, फिर उसके बाद आपको शरीर को घुमाना है, शरीर सर को नीचे रखना है, हाथ को साइड में रखना है, ठीक है, ये इसका मेथड है। तो मेथड तुम लोग रीड भी कर लेना, एक बार देख सकते हो मेथड, मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। मेथड मैं आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज मेथड बताने की बात क्या होगा कि आप लोग ना ठीक से आप उसको रटने का प्रयास करेंगे, जो कि नहीं करना है। रटना नहीं है आपको बच्चे, आपको पोस्टर को यहाँ यहाँ उसका फोटो रखना है। समझ में आ रही है बात, पोस्टर को यहाँ याद रखना है, उसके बाद आप देखो कैसे काम करता है। अब हम लोग इस मत्स्य आसन के लाभ की बात करते हैं, क्या क्या बेनिफिट है ये जानते हैं। देखो सबसे पहला, अगर गर्दन की जो मांसपेशी है उनको और फेफड़ों को मजबूत करता है। आप अगर ऐसे बैंड कर रहे हो तो आपकी गर्दन की मांसपेशियां जो है यहाँ पर, वो क्या होंगी, मजबूत होंगी। आपके जो लंग्स, आप ऐसे कर रहे हो, आपके जो लंग्स हैं वो भी अच्छे होंगे, उनकी कार्य करने की क्षमता अच्छी होगी। शरीर का उचित मात्रा में खिंचाव होता है, मतलब आपकी बॉडी पूरी तरीके से क्या हो पाती है, खिंच पाती है, खिंचाव होता है। फेफड़ों को मजबूत करता है। कमर दर्द में आराम मिलता है। किसमें आराम मिलता है, कमर दर्द। किसी को बैक प्रॉब्लम है तो उसमें आराम मिलेगा। घुटनों का दर्द है तो भाई उसको कम करता है। कार्डियक है, मतलब हार्ट से रिलेटेड, यकृत, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा तो आपका खाना पचेगा, खाना पचेगा तो आप मोटा नहीं होगे। उसके बाद शरीर की अकड़न को कम करता है। पेट पर जब जो अतिरिक्त चर्बी होता है उसको हटाता है। श्वास रोग को दूर भगाता है, और शरीर की जो मुद्रा है उसको भी सुधारता है। शरीर की मुद्रा को क्या करता है, सुधारता है। क्लियर है इतना।
अब ये आसन हमें कब नहीं करना चाहिए, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं? सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि भाई तुम्हें अगर घुटनों में दर्द हो तो तुम मत करो, घुटनों में दर्द है तो नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में या गर्दन की समस्या है तो इसको नहीं करना चाहिए, कि अगर रीढ़ की हड्डी में या घुटनों का दर्द है तो नहीं करना है। अगर घुटनों घुटनों में, इसके अलावा रीढ़ की हड्डी या गर्दन की समस्या तो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट आसन है हलासन। हलासन मतलब आप ऐसा आसन बनाते हो, आप ऐसा पोस्चर करते हो जिसमें आपकी बॉडी जो है हल की तरह हो जाती है, हल की तरह हो जाती है। हल कैसा दिखता है? हल ऐसा दिखता है, आपकी बॉडी भी क्या हो जाती है, कुछ ऐसी हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हलासन। हल क्या होता है बेटा? देखो, दो शब्दों से मिलकर बना है हलासन, हल और आसन। हल का मतलब होता है जमीन को खोदने वाला कृषि यंत्र, मतलब जो जमीन को खोदने वाला हो ऐसा कृषि यंत्र। और आसन का अर्थ होता है बैठने की मुद्रा। आसन का अर्थ क्या होता है? बैठने की मुद्रा। इस योग को करने से पेट और शरीर की चर्बी कम हो जाती है। शरीर की चर्बी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नियमित रूप से योगा आसन को करने से क्या होता है, आपकी जो चर्बी है वो कम हो जाएगी। हिंदी में हम इसको हलासन कहते हैं और अंग्रेजी में इसको फ्लो पोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो पोज। ओके, क्लियर है? दिखाती हूँ कैसे दिखता है। देखो, ऐसा होता है, देख लो एक बार ध्यान से, कोई आपको इसमें देखने में कंजूसी नहीं करनी है। देख लो कैसा है ये क्या है? क्या है ये है हलासन। व्हाट इज दिस? हलासन। कौन सा आसन है ये? हलासन। अब आपको विधि ये दिख गया कैसा दिखता है? अब लिख लोगे इसके आधार पे, रीड करोगे तो मैं एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लाभ की, क्या क्या इसके बेनिफिट है। हलासन करने से क्या होता है, आपकी जो पाचन क्रिया है ना वो सुधरती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है, वजन घटाने में बड़ी मदद करता है ये। अगर किसी को मधुमेह है, ठीक है, मधुमेह का कोई मरीज है, उसके लिए एक अच्छा आसन होता है ये, क्योंकि ये रक्त में शर्करा की मात्रा को कम कर देता है। रक्त में क्या होता है, जो ब्लड में शुगर लेवल होता है उसको कम कर देता है। रीढ़ की हड्डी और कमर में लचीलापन को बढ़ाता है। रीढ़ की हड्डी और कमर में क्या करता है, जो लचीलापन है उसको बढ़ाता है। कमर दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा कमर दर्द में क्या होता है, आराम मिलता है। फिर तनाव किसी को है, थकान है, वो मिनटों में दूर हो जाती है। ये आसन नपुंसकता को या फिर जो इनफर्टिलिटी होता है, सिर दर्द है, उसको भी कम करता है। समझ में आ रहा है बात? कोई डाउट है किसी को? नो? आगे बढ़ू? ओके। अब इसके बाद क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो गर्दन में चोट की स्थिति में हलासन नहीं करना, यानी कि अगर आपकी गर्दन में चोट लगी है तो आपको ये आसन नहीं करना है। और सिर की डिस्क या रीढ़ की समस्या होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। आपको अगर ये आपकी रीढ़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो रीढ़ के स्पाइन की प्रॉब्लम है या फिर सर में कोई प्रॉब्लम है, तब भी आसन आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके सर में दर्द और सर की दर्द चोट है वो और बढ़ सकती है, आपकी रीढ़ की समस्या और बढ़ सकती है, इसलिए ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन क्या है? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन क्या कैसे करेंगे, एक बार ये देख लो, पहले मैं दिखा देती हूँ। देखो देखो ऐसे करेंगे, ये है पश्चिमोत्तानासन। क्या है ये? पश्चिमोत्तान आसन। क्लियर है इतना? पश्चिमोत्तान आसन क्या क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। विधि तो आप लोगों ने देख ही ली है। पहला बेनिफिट, सबसे पहला तो इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है। क्या होती है? आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है और रुकी हुई वायु बाहर निकलती है। आपकी जो श्वसन प्रणाली है वो मजबूत होती है। रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियां सीधी हो जाती है। मधुमेह के जो रोगी है, गुर्दा या यकृत के जो रोगी है, उनके लिए ये मेडिसिन का काम करती है। मेडिसिन मतलब राहत देती है। और जो मासिक धर्म की जो स्थिति में ये लाभदायक है। मासिक धर्म की अगर अनियमितता है, ठीक है, क्या है? अनियमितता है, तो उसमें भी क्या देती है ये? आराम मिलता है इससे, ठीक है। किससे किससे मिलता है? किससे? कौन सा था? पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। और क्या क्या विपरीत वो है संकेत, कॉन्ट्राइंडिकेशन। स्लिप डिस्क की समस्या में ये नहीं करना चाहिए। अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो ये नहीं करना है। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया की, अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है तो भी ये
नहीं करना है, जिसमें पेट फूल जाता है। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको नहीं करना है। अगर जॉइंट से संबंधित किसी को प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है तो नहीं करना है। गर्दन में दिक्कत है तो नहीं करना है। कमर में दिक्कत है तो भी नहीं करना है ये, ठीक है। और क्या नहीं करना है और बताओ। इसके अलावा अगर किसी के यहाँ पे जॉइंट्स हैं, पैरों में कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं करनी है। अगर इधर की तरफ कोई प्रॉब्लम है तो भी नहीं करना है। और साथ ही गर्दन में या फिर कंधों में दर्द है तो भी आपको ये आसन नहीं करना है, पश्चिमोत्तानासन नहीं करना है, ठीक है। अगला है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में क्या होता है? पवन मुक्त आसन को हम लोग गैस रिलीज पोज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैस रिलीज पोज। क्यों? क्योंकि गैस जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में जो गैस जमी होती है वो बाहर निकल जाती है, इसलिए इसीलिए उसको गैस रिलीज पोज कहते हैं। अब मेथड तो आप लोग पहले ये पोस्चर देख लो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, देख लो पहले। दिख रहा है? एकदम क्लियर है। पहले इस पोस्चर को देखो, उसके बाद फिर क्या हो रहा है इसमें बताओ मुझे। लेटना है, पैरों को ऊपर उठाना है, फोल्ड करना है और हाथों से पकड़ना है उन्हें। ये कौन सा आसन है? इसको बोलते हैं, क्या है ये? क्या है ये? पवन मुक्त आसन। क्या है ये? पवन मुक्त आसन। ठीक है। अब इसके लाभ क्या क्या है वो जानते हैं। सबसे पहला लाभ ये है कि ये पेट की पाचन, अवशोषण और निष्कासन जो क्रियाएं हैं उसको ठीक रखता है। मतलब पेट को भाई ठीक रखता है, ठीक है। जो ये वाला सिस्टम है इसको ठीक रखता है। इस आसन को करने से आपका कब्ज और गैस की समस्या दूर हो जाती है। कब्ज की और गैस की समस्या भी दूर हो जाती है। इससे आपके बाल मजबूत होते हैं, शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। इस आसन में पेट के पर क्या होता है? दबाव पड़ता है। जब पेट पर दबाव पड़ता है तो जो रक्त का संचार है ना वो हृदय की तरफ हो जाता है और फेफड़ों की तरफ बढ़ जाता है। इससे हार्ट को बल मिलता है, फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ती है, जिससे सांस फूलना, अस्थमा, कफ दोष दूर हो जाता है। और जो घुटने हैं ना उनको भी लचीला बनाता है। तो क्या क्या करता है? सबसे पहले तो आपका ये पाचन संबंधी चीज जो हमारी क्रिया है उनको अच्छा रखता है। दूसरा आपका कब्ज दूर करता है। तीसरा हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, जोड़ों को ठीक रखता है। और क्या करता है? और क्या करता है? आपके जो बाल हैं, ठीक है, उनको स्ट्रांग रखता है। क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है? पहला ये है कि आपको अगर कमर दर्द है तो ये आसन नहीं करना है। अगर आपको घुटने में दर्द रहता है तो ये आसन नहीं करना है। घुटने में दर्द रहता है तो भी आसन नहीं करना है। आपको तुरंत खाना खाने के बाद ये आसन नहीं करना है। और अगर कोई प्रेग्नेंट वेमेन है तो उसके भी आसन ये नहीं करना है, ठीक है। मधुमेह, डायबिटीज देख लो। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज का मतलब होता है, डायबिटीज भी क्या एक दीर्घकालिक बीमारी है। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक चलती है, ठीक है। इसमें होता क्या है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता है। मतलब हमारी बॉडी में जो शर्करा होता है, ग्लूकोज होता है, उसके स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी में शुगर एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है। उस लेवल में एक स्तर पे होना चाहिए और उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन हार्मोन। तो जब हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम बनने लगता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जब शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है? हमारी बॉडी में हमें डायबिटीज हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो शरीर क्या होता है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है। पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है या इंसुलिन का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर पाता है या फिर इंसुलिन का प्रभावी तरीके से, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन उसका इफेक्टिव यूज नहीं कर पाता है। इंसुलिन का काम होता है, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को हमारी सेल्स तक पहुंचाता है और फिर सेल उससे ऊर्जा बनाती है। तो जब इंसुलिन हमारी सेल तक वो ग्लूकोज पहुंचा नहीं पाएगा तो सेल एनर्जी नहीं बना पाएंगी। और जब वो एनर्जी नहीं बना पाएंगे तो हमें हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम थके थके रहेंगे। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज होता है वो थके थके से रहते हैं, ठीक है। 1 मिनट देना, मैं जरा पानी पी लूं। डायबिटीज 2 प्रकार का होता है, ठीक है, जान लो, ये भी तुम लोग काम आएगा। डायबिटीज 2 प्रकार का होता है। एक डायबिटीज होता है जिसमें जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, ठीक है, अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो हमारे जो जो सेल इंसुलिन बनाती है उसको मार देती है। अब वो सेल मर गई
तो वो इंसुलिन भी नहीं बन पाएगा, और जब इंसुलिन नहीं बन पाएगा तो हमारी बॉडी में जो शुगर होता है उसके लेवल को बैलेंस नहीं रख पाएगा, ठीक है। दूसरा होता है आप लोगों ने पिज्जा, बर्गर, विभिन्न प्रकार की चीजें खा ली, आपका लाइफस्टाइल खराब हो गया है, तब आपको हो जाएगा आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं टाइप 2। और एक होती है आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब जब माँ जब प्रेग्नेंट होती है कोई लेडी, तब उसको डायबिटीज होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं जेस्टेशनल। गर्भावस्था मधुमेह, जो गर्भावस्था के दौरान होती है। अब कौन-कौन से आसन है इसको लेकर? डायबिटीज को लेकर सबसे पहला आसन है कटी चक्र आसन। कौन सा आसन है? कटी चक्र आसन। देखो कटी चक्र आसन का मतलब क्या है? कटी चक्र दो शब्द से मिलकर दो बना है। कटी का मतलब होता है कमर, और चक्र का मतलब होता है घुमा, मतलब कमर को घुमाना। तो इस आसन में क्या होता है, आपकी जो कमर होती है उसको घुमाना होता है, इसीलिए इसको कटी चक्र आसन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब इसमें सबसे पहले इसका मेथड वो समझते हैं हम लोग। ये मेथड है, देखो ये है। पोस्टर देख लो आप लोग एक बार। ठीक है, दिख रहा है? ये है, ये आपका जो कमर है ये घूमेगी, ठीक है। आपने देखना है ना, ये ऐसे कर रखा है, यानी कि कमर घूम रही है। इसको बोलते हैं कटी चक्र आसन। लाभ, क्या क्या बेनिफिट है? कमर दर्द से राहत देता है, कमर दर्द से राहत मिलती है। मेरुदंड, कमर का लचीलापन में वृद्धि होती है। मेरुदंड मतलब आपका जो स्पाइन है, और आपका जो कमर है उसको लचीलापन प्रदान करता है। और हृदय और पैरों की मांसपेशियों के लिए लाभदायक है। आपका जो हार्ट है और जो आपकी मांसपेशियां उसके लिए लाभदायक है। गर्दन और कंधों को आराम देता है, ठीक है। गर्दन और कंधों को भी आराम देता है। ज्यादा देर तक बैठकर काम करने वाले लोगों के लिए लाभदायक है। जो लोग ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं उनके लिए भी कटी चक्रासन बड़ा यूजफुल है, क्योंकि इससे उनकी कमर घूमती है, तो क्या होता है कि बॉडी में जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो नहीं जम पाती है। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? देखो, पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि अगर किसी की कमर दर्द हो रही है, गर्दन दर्द हो रही है, तो उस स्थिति में नहीं करना है। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है तब भी इस आसन को नहीं करना है। कब नहीं करना है? कमर दर्द हो रही है तो, और अगर किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी की समस्या है, तब ये नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका पश्चिम उत्तानासन, वही सेम है पश्चिम उत्तानासन। दिखा देती हूँ दोबारा से। देखो पश्चिम उत्तानासन कॉमन था, ये होता है आपका पश्चिम उत्तानासन। क्या है ये? पश्चिमोत्तानासन। दिख रहा है? ठीक है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट है ये देख लो। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, इसको हम पढ़ चुके हैं, बस देख लेंगे। वही पाचन शक्ति को मजबूत करता है, रुकी हुई वायु को बाहर निकालता है, श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। कोई जो मधुमेह का रोगी है, किसी को गुदा की प्रॉब्लम है, यकृत की प्रॉब्लम है, उसके लिए चिकित्सा का काम करता है। मासिक धर्म अगर आपको टाइम पे नहीं आ रहे हैं उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कब नहीं करना चाहिए। आपको सर में कोई इंजरी हुई है, आपको तब नहीं करना है। आपको अगर किसी को हर्निया की समस्या है तब नहीं करना है। महिलाएं गर्भावस्था में इस आसन को ना करें। अगर कोई गर्भावस्था में है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। यदि व्यक्ति को कशिका की संधि रोग होता है, मतलब ये वाला अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो भी उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर किसी को गर्दन में दर्द है, ठीक है, गर्दन में दर्द है, पैरों की इस भाग में प्रॉब्लम है या इसमें, तो भी उनको जॉइंट्स में है, गर्दन में, तो भी ये आसन नहीं करना चाहिए। अगला है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में क्या होता है, एक मिनट। हाँ, पवन मुक्त आसन की देख लो आप एक बार। एक मिनट बच्चों। तो पश्चिमोत्तानासन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बेनिफिट्स वही बच्चों ये रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं तो बार बार क्यों रिपीट करें, हम उस पे चलते हैं जो हमने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट आसन है भुजंगासन। ये थोड़ा नया आसन है, पहले देख लो भुजंगासन क्या है, कैसे करते हैं इसको, ताकि तुम लोगों के दिमाग में एक बार इमेज बन जाए, ठीक है। देखो, ये ऐसे होता है भुजंगासन।
देख सकते हो आप लोग कैसे इसमें क्या हो रहा है, भुजंगासन, इसको कोबरा पोज भी कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कोबरा पोज क्योंकि इसमें बॉडी का जो पोस्चर होता है ना वो कोबरा पोज की तरह होता है, एक सांप की तरह लगता है कि सांप जो है वो ऐसे करके उठा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कोबरा पोज कहते हैं। अब हम इसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो कोबरा पोज। कोबरा पोज की बात करें तो इसमें शरीर का जो आकार होता है ना एक उठाए हुए सांप की तरह लगता है, इसीलिए हम इसको भुजंगासन कहते हैं और इंग्लिश में इसको कोबरा पोज कहते हैं। पीठ के दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, जिन लोगों को पीठ का दर्द होता है उनको उनको ये आसन डेफिनेटली करना चाहिए। अब इस आसन का मेथड आप लोग देख चुके हैं क्योंकि आपने वो इमेज देख लिया, तो मेथड तुम खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद और पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर लिखते हो तो। अब क्या क्या बेनिफिट है, पहला बेनिफिट है कि शरीर में रक्त संचार को ठीक करता है। शरीर में जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, क्या है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक रखता है। आपकी गर्दन या कमर दर्द अगर आपको है तो उससे छुटकारा दिलाता है, जो हम पहले बोल चुके हैं। मांसपेशियों और हड्डियों को लचीला बनाता है, आपकी मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बनाता है, हड्डियों को लचीला बनाता है। फेफड़ों की शक्ति का विकास करता है, जिससे ऑक्सीजन की उचित मात्रा में पूर्ति होती है। जो ऑक्सीजन है उसकी उचित मात्रा में पूर्ति होती है, तो जो फेफड़े हैं उनकी शक्ति का विकास होता है, जिससे ऑक्सीजन की उचित मात्रा में क्या होती है, पूर्ति होती है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरीके से सर्कुलेट हो पाती है जब हम इस आसन को करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, देखो क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। देखो अगर किसी को हार्निया का प्रॉब्लम है, किसी को पीठ दर्द है, सिर दर्द है या हड्डी की प्रॉब्लम है, तो उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी ये नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी वाला पॉइंट हर किसी में कॉमन है, तो तुम हर किसी में डाल सकते हो कि प्रेग्नेंट लेडी को ये आसन नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आसन है आपका शलभासन। नेक्स्ट आसन क्या है, शलभासन, जिसको हम लोग लॉकस पोस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लॉकस पोस्ट। देखो आपको सीधे लेटना है, पहले तो देख लो, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए। ये क्या है, शलभासन, दिस इज शलभासन। क्या है ये, शलभासन। क्या है ये, शलभासन। क्या है, शलभासन। शलभासन में क्या होता है, आपको सीधे लेटना है, बहुत ही सिंपल पोज, आप लोग देख रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। शलभासन ये है। अब शलभासन में क्या होता है, देखो शलभासन की अगर मैं बात करूं तो शलभासन योग करते समय शरीर का आकार शलभासन की तरह यानी कि लॉकटस की तरह हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको शलभ आसन कहते हैं। कमर दर्द के लिए और पीठ दर्द के लिए और स्नायु मजबूत करने के लिए आसन जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसके लिए, कमर में दर्द है आपकी, पीठ में दर्द है या फिर नर्व से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो ये आसन बेस्ट माना जाता है। अब मेथड क्या होगा तो वो तुम खुद भी रीड कर सकते हो, रीड नहीं भी करोगे तो चलेगा। लाभ देखो क्या क्या लाभ है, इसके क्या क्या बेनिफिट है वो जान लो। सबसे पहला तो ये जो आसन है, ठीक है, ये जो आसन है वो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। ये आसन क्या करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। साइटिका से पीड़ित जो व्यक्ति है उनके लिए आसन बहुत अच्छा होता है, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है उनके लिए। कमर दर्द और पैरों को मजबूत देता है, ठीक है। गर्दन और कंधे के स्नायु को मजबूती प्रदान करता है। जो गर्दन है और जो कंधे के स्नायु है उनको मजबूती देता है। आसन जो है ये गर्दन और कमर का जो क्षेत्र है उसको उसकी जो अतिरिक्त चर्बी होती है उसको कम करता है। मतलब आपका जो कमर और जो गर्दन की तरफ अतिरिक्त चर्बी है उसको कम करता है। पाचन में सुधार करता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छा करता है। क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है, ठीक है। और क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, सबसे पहला तो ये कि उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिनको भी हर्निया का, पीठ दर्द की और चोट की समस्या रहती है, या फिर सिर दर्द में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर किसी को अगर उधर ही है मतलब पेट में कोई सर्जरी हुई है तो उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि पेट पे प्रेशर बनता है। उसके बाद अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए, शलभासन उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि पेट के बल लेटना होता है और पेट के बल अगर वो लेटेंगी तो इससे जो बेबी है उस पे क्या होगा, उसको चोट लग सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है, क्लियर है इतना। और ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये जो आसन है, देखो पहले इस अर्ध का मतलब होता है हाफ, अर्ध का मतलब क्या होता है, हाफ, और मत्स्येंद्रासन का मतलब क्या होता है, मछली, ठीक है, और आसन मतलब आसन। मतलब इसमें आपको क्या करना होता है, आधी मछली की तरह करना होता है, जैसे ये चीज देख सकते हो। इसमें क्या होता है, अर्ध मतलब आधा
और मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन किसमें यूजफुल है ये किसमें है बेटा बताओ? ये है आपका डायबिटीज में। क्या क्या बेनिफिट है? अर्ध मत्स्येंद्रासन को करने से सिर का जो जो सिर होता है, सिर का मालोक और रीढ़ के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। महिलाओं में ऋतु दोष होता है, ठीक है, वो दूर हो जाता है। चेहरे पर चमक आती है। जिगर है, तितली है और जो अग्नाशय है उस पर दबाव पड़ने से वो सक्रिय हो जाते हैं। इससे जो मधुमेह है, जो रोग है वो कम हो जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। पेट के अवयव अंगों के तालमेल को बना रहता है, मतलब जो पेट के अवयव अंग है उसमें तालमेल बना रहता है। फेफड़े हैं, हृदय है, उसको बल मिलता है। इसे करने से जो सुल्ले हैं वो मजबूत हो जाते हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहले आपका ब्रेन अच्छा रहता है, हार्ट अच्छा रहता है, आपका जो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम था आपका, अग्नाशय वो ठीक रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनीज ठीक रहती है, पैनक्रियास ठीक रहती है। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कब कब नहीं करना चाहिए? वही बात है, गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए चीज, या ये रट लो। और अगर आप किसी को रीढ़ की बीमारी है, किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तब भी आसन को नहीं करना है। कब कब नहीं करना है? रीढ़ की बीमारी है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तब इस आसन को नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद वही विपरीत। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? किसी को गर्दन में या कंधों में दर्द होना है तब ये आसन नहीं करना है। किसी को घुटने की चोट लगे तब ये आसन नहीं करना है। घुटने और एड़ियों के लिगामेंट्स अगर खराब हो गए हैं तो ये आसन नहीं करना है। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है याद रखना। कॉन्ट्राइंडिकेशन लाभ को याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा सोचो। और जो विधि है ना वो तो तुम देख कर भी याद कर, मतलब तुम 2-3 बार पोज को देख लोगे तो तुम्हें खुद अपने आप मेथड याद हो जाएगा, तुम खुद भी लिख सकते हो, तुम्हें उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगला है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है ये जानते हैं। देखो, अस्थमा की बात करें अगर हम, तो अस्थमा अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं से संबंधित है। क्या है? ये किससे संबंधित है? जो हमारी श्वास नलिका होती है, जिससे हम सांस लेते हैं, ये श्वास नलिकाओं में सूजन कर देती है, जिससे वो बहुत संवेदनशील हो जाती है। सूजन हो जाती है श्वास नलिकाओं में, जिससे वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। किसी भी प्रभावित करने वाली चीज के स्पर्श से ये बहुत तीव्र हो जाता है, तीव्र प्रतिक्रिया करती है। इस प्रतिक्रिया से नलिकाओं में संकुचन होता है। इससे फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है, फेफड़ों में हवा जो है वो कम जा पाती है, जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल होती है। खांसी का दौरा होता है, दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, सांस की सफलता सांस की क्या होती है? सफलता बढ़ जाती है, बेचैनी होती है, सीने में जकड़न होती है, थकावट होती है, हाथ पैर कंधे और पीठ में भी दर्द होता है। ये सभी अस्थमा के लक्षण हैं। जैसे कि धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, आनुवांशिकता, परागकण, जानवरों की त्वचा के पाल या पंख आदि इसके प्रमुख कारण हैं। अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। सुधार बहुत सारे आसन है, सुधासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्यासन को करके हम लोग अस्थमा पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो अस्थमा क्या है? बेसिकली हमारी जो श्वास नलिकाएं होती है, हमारी जो ये श्वास नलिका है, इसमें क्या होता है? इसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। और जब सूजन आ जाती है तो हमें सांस लेने में, हमारे जो लंग्स हैं उन तक बहुत कम वायु पहुंचती है। इसीलिए हमें क्या होता है, जिन भी लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी श्वास नलिका, उनके जो ब्रोंकाइटिस होते हैं वो बहुत जल्दी उनमें स्वेलिंग आ जाती है। समझ में आ रही है बात? जिससे उनकी वो पतली हो जाती है और कम कम वायु जा पाती है, तो उससे उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, कौन कौन से अस्थमा को लाभ, कौन कौन से आसन है जो अस्थमा को कम करते हैं? पर्वतासन, गौमुखासन, चक्रासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और मत्स्यासन। अस्थमा को नियंत्रित करने के लिए आसन सबसे पहला क्या है आपका? ताड़ासन। पहला आसन कौन सा है? ताड़ासन। ताड़ासन कैसा दिखता है? ताड़ासन को हम लोग ऐसे करते हैं, देख लो, ये क्या है? ताड़ासन, दिस इज ये ताड़ासन, जहाँ पे आपको पैरों को स्ट्रेट रखना है और पूरी बॉडी को सीधा रखना है, ठीक है। देखो,
ताड़ासन, ये ताड़ का जो वृक्ष होता है वो सीधा होता है, उसी से इसका नाम लिया गया है। जो ताड़ आसन है ना, ये योग आसन करने से शरीर ताड़ के वृक्ष के समान ही मजबूत बनने से इसे ये नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसे पाम ट्री पोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाम ट्री पोज। शरीर को मजबूत और सुडौल बनाता है और शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए भी आसन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शरीर की इससे लंबाई भी बढ़ती है। मेथड तुम लोग देख ही चुके हो, मेथड हम लोग नहीं देखेंगे बिकॉज तुम्हें खुद वो होना चाहिए। अब हम लोग लाभ की बात करते हैं। क्या क्या लाभ है? फेफड़े जो होते हैं वो सुदृढ़ होते हैं और मजबूत होते हैं। इसके अलावा हाथ पैर का स्नायु मजबूत बनता है। शारीरिक और मानसिक संतुलन में वृद्धि होती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। पाचन तंत्र मजबूत बनता है। ठीक है। कद की मतलब आपका हाइट बढ़ने में सहायक है। शरीर मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। शरीर के समस्त जो स्नायु सक्रिय हैं और विकसित होते हैं। आलस को दूर करता है। आलस को दूर करने के लिए भी क्या है? ये बेस्ट है। समझ में आया? आलस को दूर करता है जब आप स्ट्रेट खड़े होंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है देख लो। सबसे पहला तो अगर पैर संबंधी कोई प्रॉब्लम है तब आपको ये आसन नहीं करना है। प्रेग्नेंट है तो नहीं करना है कोई लेडी। ठीक है। और बीमारी या कोई ऑपरेशन हुआ है आपको तो उसके तुरंत बाद नहीं करना है। और अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है या फिर आपको लो बीपी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तब भी आपको ये नहीं करना है। तो इन कंडीशंस में आपको नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके रीढ़ की हड्डी की समस्या है तो भी आपको नहीं करना है। अत्यधिक आपको थकान हो रही है तो नहीं करना है। अत्यधिक भूख लग रही है, भोजन कर लिया आपने तो बिल्कुल नहीं करना है। कुछ खाना खाने के बाद कर रहे हो, बहुत तेज फीवर है या संक्रमण की स्थिति में तो नहीं करना है। साथ में जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको भी आसन नहीं करना है। तो इतने सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कोई भी 5-6 आप वहां लिख सकते हो। उसके बाद आता है आपका ऊर्ध्व हस्तोस्तासन। ऊर्ध्व हस्तोस्तासन। ठीक है। ये आसन कैसा होता है ये देख लो। ये आसन कुछ इस प्रकार से दिखता है। दिख रहा है? यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको ऐसे लेना है, आपको ऐसे करना है और आपको ऐसे करना है। दिस इज ऊर्ध्व हस्तोस्तासन। ठीक है। अब ये तो तुमने देख ही लिया एक बार। अब हम लोग जानते हैं इसका क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला तो इसका बेनिफिट क्या है? इस आसन को करने से कमर पतली होती है, छाती चौड़ी हो जाती है। आपकी कमर पतली हो जाएगी और छाती चौड़ी हो जाएगी। कमर पतली होती है, छाती चौड़ी होती है और ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि। कभी देखना पार्क जाओगे ना तो ऐसे करते हुए आपको बड़े बुजुर्ग मिलेंगे। ठीक है। और क्या क्या बेनिफिट है? इस आसन को करने से कमर और जो नितंब है उनके अनावश्यक मांस मतलब जो चर्बी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। और कम ये मतलब जो आपका बैक होता है वहां की चर्बी कम हो जाती है। इस आसन को करने से क्या होता है? आपकी शरीर की लंबाई बढ़ती है। कब्ज की समस्या दूर होती है। आपको पसलियों की अगर दर्द रहता है तो वो दूर हो जाता है, अति शीघ्र दूर होता है। एकदम मतलब करोगे आपकी पसलियों में प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ठीक है। दर्द होता है अगर। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है? सबसे पहला तो आपको खाने के तुरंत बाद ये नहीं करना है। कमर दर्द की स्थिति में और गर्दन दर्द की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर कंधों में जकड़न है, सर में दर्द है तो भी आसन नहीं करना है। ठीक है। अब उत्तान मंडूकासन। क्या है ये? उत्तान मंडूकासन। अब ये उत्तान मंडूकासन दो शब्दों से मिलकर बना है। उत्तान का अर्थ होता है तना हुआ। उत्तान मतलब ऐसे तना हुआ। और मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। मंडूक का अर्थ क्या होता है? मेंढक। मतलब इस आसन की अंतिम मुद्रा में शरीर सीधे तने हुए मेंढक के समान लगता है, जिस कारण इसे ये नाम दिया गया। मतलब इसमें क्या होता है कि इस आसन की जो अंतिम जैसे ऐसे है, ऐसे करते हैं तो शरीर एकदम ऐसे तना हुआ लगता है। इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तान मंडूका आसन। तभी हम इसको क्या बोलते हैं? तना हुआ मंडूक के समान, तने हुए मेंढक के समान लगता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? उत्तान मंडूका आसन। कैसे करते हैं इसको? ऐसे करके लेंगे, बैठेंगे और शरीर एकदम ऐसे जकड़ा हुआ होता है, ऐसे अकड़ा हुआ। तभी इसको क्या बोलेंगे? उत्तान मंडूका आसन। ठीक है। देखो दिखाती हूँ मैं तुम्हें, एक मिनट। देखो बच्चों, उत्तान मंडूकासन को कैसा लग रहा है? ये मेंढक की तरह लग रहा है आप लोगों को? देखो एक बार, ये क्या है? उत्तान मंडूका आसन। व्हाट इज दिस? उत्तान मंडूका आसन। ठीक है। अब हम इसके
लाभ पड़ते हैं, क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, इस आसन को अगर आप करते हैं, ठीक है, इस आसन को करने से, नियमित अभ्यास करने से पीठ दर्द में आराम मिलता है। इसमें आराम मिलता है जो आपका पीठ दर्द हो रहा है। इसके अलावा गर्दन का दर्द में आराम मिलता है और अब घुटने मजबूत होते हैं। फिर आसन को नियमित करने से कंधे का दर्द ठीक हो जाता है। कंधे का दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। देर तक आसन करने से पेट के भाग की चर्बी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और श्वसन मतलब आपका जो प्रसारणी होती है उसको दूर करने में भी ये जो आसन है वो बहुत यूजफुल है। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो देख लो। पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ज्यादा कमर दर्द या फिर घुटने में अगर दर्द हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आसन नहीं करना है। क्या हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आपके अगर घुटनों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो भी आसन नहीं करना है। और कोई भी कंधों में दर्द की स्थिति में आसन नहीं करना है। अगर आपके कंधों में दर्द हो रहा है तो भी आसन नहीं करना, ठीक है, घुटने और कमर में नहीं करना है, कंधों के दर्द में भी नहीं करना है। भुजंगासन, भुजंगासन पढ़ चुके हैं हम लोग, पता है आप लोगों को, ये है दिखा रही हूँ, बाकी आप लोग खुद रिवाइज करो, रिकॉल करो भुजंगासन कैसा था, देखो दोबारा देख लो, बस देख लो, पढ़ तो हम चुके हैं, ठीक है। धनुरासन देख लो, ये नया है। धनुरासन देखो कैसा होता है, ऐसा है। ये क्या है, धनुरासन। क्या है ये, धनुरासन। क्या क्या धनुरासन के बेनिफिट है ये देखो। सबसे पहले धनुरासन का पहला बेनिफिट है, ये आसन पीठ रीढ़ की जो हड्डी होती है और पेट का जो स्नायु है उसको बल प्रदान करता है। पीठ की, रीढ़ की हड्डी और पेट के स्नायु को बल देता है, ठीक है। आपका जो जननांग होते हैं उनको संतुलित रखने में मदद करता है। जननांग मतलब जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको बैलेंस रखता है। और हमारा जो छाती है, गर्दन है और जो कंधे हैं उनकी जकड़न को दूर करता है। हाथ और पेट के स्नायु को पुष्टि प्रदान करता है। हाथ के और पेट के स्नायु को पुष्टि प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। तनाव और थकान को कम करता है। मासिक धर्म की समस्या को भी कम करता है। और जो गुर्दे होते हैं, ठीक है, उनकी कार्यशीलता को बेहतर बनाता है। गुर्दों की कार्यशीलता को क्या करता है, बेहतर बनाता है। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि उच्च या निम्न रक्तचाप। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर कमर दर्द है, हर्निया है, ठीक है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, गर्दन में चोट लगी हुई है, तो उसको स्थिति में नहीं करना है। कब नहीं करना है, लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हर्निया का प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, या फिर सिर दर्द है, माइग्रेन है, गर्दन में चोट लगी, या फिर हाल ही में किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो इन कंडीशंस में आपको ये आसन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन का मतलब होता है, उष्ट्र को संस्कृत में, संस्कृत भाषा में ऊंट कहते हैं, ठीक है, और आसन का मतलब क्या हुआ, आसन, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कैमल पोज। क्या बोलते हैं, कैमल पोज। इसमें आपका जो बॉडी है ना वो कैमल की तरह लगता है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज कैमल पोज। तो ये ऐसा कुछ होता है, देख लो आप लोग, इसमें ऐसे है कि आपको ऐसा करना है, ऐसे करके, ठीक है, तो ये कैमल पोज है, ठीक है। क्या है ये, कैमल पोज, इसको कैमल पोज बोलते हैं। और कैमल पोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके बॉडी का आकार कैमल की तरह होता है, इसीलिए इसको कैमल पोज कहते हैं। क्या क्या है कैमल पोज देख लो एक बार, ठीक है, ये क्या है, कैमल पोज है। अब क्या क्या बेनिफिट है इसके, ये देख लो। सबसे पहले तो ये जो आसन है पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है उसको बढ़ाता है, छाती को चौड़ा करता है, उसको मजबूत बनाता है, पीठ को और कंधों को मजबूती देता है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द से छुटकारा दिलाता है। पीठ का जो निचला हिस्सा है उसमें दर्द से छुटकारा दिलाता है। पीठ और जो कंधे हैं उनको मजबूती देता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है। मासिक धर्म की परेशानियों को कम करता है। तनाव को कम करता है, ठीक है। अब क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, सबसे पहला तो कब कभी आसन नहीं करना चाहिए, देखो, अगर किसी को उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी को हर्निया है, कमर दर्द है, या फिर साइटिका है, ठीक है,
या स्लिप डिस्क हुआ है या मासिक धर्म की समस्या, तो ऐसी कंडीशन में ये आसन नहीं करना चाहिए। किन कंडीशंस में? हाई ब्लड प्रेशर में, अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, मासिक धर्म की प्रॉब्लम है, हर्निया है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में साइटिका है तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं उच्च रक्तचाप। ये भी बहुत कॉमन बीमारी है। उच्च रक्तचाप को समझते हैं। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप ये एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। वैसे तो आयु के साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है, परंतु अब नवयुवक भी इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। मतलब पहले ये केवल और केवल बड़े एज के लोगों को होता था, आजकल ये नवयुवकों को भी हो रहा है। दीर्घ पूर्ण यानी लंबे समय तक जीवन शैली ही इसका एक मुख्य कारण है। इस बीमारी में सॉरी इस बीमारी में जो धमनियां होती है, जो शिराएं होती हैं, वो धीमी हो जाती है। हमारे आपको पता है ना, हमारे उसमें ब्लड जो हार्ट होता है उसमें धमनियां और शिराएं होती हैं। धमनियां और शिराएं जो होती है वो स्लो हो जाती हैं। जब हृदय का संकुचन होता है तो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जम जाता है और परिणाम क्या होता है? धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ता है। मतलब ये इतनी स्लो हो जाती है कि हमारा जो ब्लड है ना वो जमना शुरू हो जाता है। जब ब्लड जमता है तो और ज्यादा ही प्रेशर लगाती है। जब ये प्रेशर लगाती है तो उससे क्या होता है? रक्त का जो थक्का जमता है ना वो फिर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो यानी कि क्या हुआ कि ये हमारी जो जीवन शैली है ऐसी बिगड़ी हुई इसके कारण है। इसमें होता ये कि धमनियां और शिराएं धीमी हो जाती हैं। हृदय का संकुचन होता है तो रक्त जो वाहिनी होती है उसमें रक्त का थक्का जम जाता है। मतलब जो ब्लड जो सर्कुलेशन है वो स्लो होता है तो ब्लड कलेक्ट जम जाता है और फिर से जब ब्लड प्रेशर ऐसे लगाता है तो उससे क्या होता है? फिर ये प्रेशर ब्लड को आगे मूव करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इस दबाव को सिस्टोलिक रक्त दबाव भी कहा जाता है। हृदय की दो धड़कनों के माध्यम मध्य रहने वाले दबाव को हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है कि हृदय की दो धड़कन है उनके मध्य रहने वाला जो दबाव होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायस्टोलिक। रक्त दबाव के दोनों मापकों के मापकों को उच्च रक्तचाप यूनिट में मापा जाता है। किसी व्यक्ति का सामान्य रक्त दबाव 120 में से 80 होना चाहिए और जब किसी का रक्त दबाव 140/90 हो, ठीक है, ऊपर होता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप से बचने के लिए व्यक्ति को ताड़ासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, शवासन ये सब करने चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से आसन कर। ताड़ासन, उत्तान पदासन, पवन मुक्तासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, वज्रासन। तुम पढ़ ही चुके हो सारे ये। कटिक चक्रासन, कटिक चक्रासन हमने पढ़ लिया है। बताओ एक बार, बताओ मुझे। यस, हम पढ़ चुके हैं। बस देख लो यहाँ पे, ठीक है। कटिक चक्रासन क्या है? ये है। कटिक का मतलब मैंने क्या बताया था? कमर, और चक्र मतलब घुमाना। तो इसमें क्या होता है? हमारी जो कमर है वो ऐसे करके घूमती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कटिक चक्रासन। क्लियर है इतना? अब इसके बेनिफिट क्या क्या थे? देखो, बेनिफिट वही पता है बेटा तुम्हें, तुम पहले ही पढ़ चुके हो, दोबारा रिपीट कर रही हो। कमर दर्द से राहत देता है, मेरुदंड है, कमर में लचीलापन लाता है, हाथ है, पैर है, उनकी मांसपेशियों के लिए लाभदायक है, गर्दन और कंधों को आराम देता है, ठीक है। ज्यादा देर तक जो लोग बैठ के काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। क्या क्या सावधानियां? कमर दर्द हो रहा है, गर्दन दर्द हो रहा है तो ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी की समस्या होगी तब भी ये नहीं करना चाहिए। तो कमर दर्द में नहीं करना है, गर्दन दर्द में नहीं करना है और रीढ़ की हड्डी की समस्या में ये नहीं करना है। बस ये याद रखना है आपको। उत्तान पदासन क्या होता है? उत्तान पदासन, देखो उत्तान पदासन मैंने बताया था। उत्तान पदासन, उत्तान का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ और पाद का मतलब होता है पांव, ठीक है। आसन का अर्थ होता है मुद्रा। इस आसन में पीठ के बल लेटकर ऊपर जो पांव है ऊपर उठाते हैं, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया। तो इसमें हम क्या करते हैं? पीठ के बल लेटते हैं, पांव को ऊपर उठाते हैं, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं उत्तान पादासन। क्या बोलते हैं? उत्तान पादासन, ठीक है। ये देखो, पीठ के बल लेट रहे हैं, पैर ऊपर उठा रहे हैं, ये है आपका उत्तान पादासन, ठीक है।
क्या क्या बेनिफिट है? इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है और पेट दर्द में राहत मिलती है। अगर आपके पेट में चर्बी जमी हुई है, बहुत फैट है, तो आप इस आसन को करो। पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती है, किसी को डाइजेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो ये कर सकता है, ठीक है। और नाभि को संतुलित रखने में बड़ी मदद करता है ये, तो आपकी अगर नाभि असंतुलित है तो उसको संतुलित रखता है। इस आसन को करने से नियमित, यानी इस आसन के नियमित अभ्यास से कब्ज की समस्या दूर होती है। क्या होती है? अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो ये दूर करता है। क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन ध्यान में रखने चाहिए? अगर किसी को कमर में दर्द है, किसी की हाल में पेट का ऑपरेशन हुआ तो उसे नहीं करना चाहिए। अगर किसी को साइटिका या रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या तो उसको इस स्थिति में नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान भी इस स्थिति में नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? अगर कोई गर्भावस्था में है तो भी उसको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अर्ध हलासन, इसमें क्या होता है? हमें पूरा ना होके हमें इस तरीके से हमें हाफ हलासन बनाना होता है, इसको बोलते हैं अर्ध अर्ध हलासन। देखो, ठीक है, ये क्या है आपका? अर्ध हलासन, क्योंकि उसमें क्या था, पैर को आप यहाँ लेकर आ रहे हो, ठीक है, बट इसमें क्या है, आप बस ऐसे रखते हो, इसको बोलते हैं अर्ध हलासन। लाभ, ये जो आसन है, ये आसन क्या करता है? पेट की आंतों को ताकतवर बनाता है, कब्ज से राहत प्रदान करता है। यह आसन भोजन को पचाने में, गैस की जो समस्या है उससे आराम दिलाता है, मोटापे को कम करता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी और जो कमर का भाग है उसको मजबूती प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी और कमर के भाग को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। यह आसन जो है पैरों और जांग की जो मांसपेशी है उनको मजबूत बनाता है। पैरों और हमारी जांग की जो मांसपेशियां होती है उनको मजबूत बनाता है। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? अगर आपको माइग्रेन है, अगर आपको कमर दर्द है, अगर आपको घुटनों का दर्द है, तो ऐसे में नहीं करना है। और अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है कि डॉक्टर हम ये आसन करें कि ना करें। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है शवासन। शवासन का मतलब क्या होता है बेटा? शवासन का मतलब जैसे कोई मर जाता है उसको शव कहते हैं, जैसे वो लेटा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये शव है। ऐसे ही आप जब उस तरीके से लेट जाते हैं, आप एकदम हाथ पैरों को ढीला करके लेट जाते हैं, पूरी तरीके से छोड़ देते हैं अपनी बॉडी को फ्री, उसको शवासन कहते हैं। शवासन आजकल के, एक मिनट बताती हूँ, आजकल के दौड़ भाग के युग में लोग शारीरिक और मानसिक थकान और तनाव से पीड़ित रहते हैं, ठीक है। शरीर की थकान दूर करने के लिए योग और मन को किसको किसको हाँ, ठीक है, और मन को शिथिल करने के लिए, शरीर को और मन को शांत करने के लिए शवासन योग सर्वश्रेष्ठ है। इस आसन में पूर्ण शव को मापन, हाँ, पूर्ण शव के समान ही निक्षेप होकर लेटना होता है। और इसके बाद क्या होता है? शवासन इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि हमें इस तरीके से लेटना होता है कि हमारी बॉडी एक शव की तरह लगती है। जैसे ये है, बता देख, ये रहा, दिख रहा है? ये शवासन, इसको क्या बोलते हैं? शवासन। बहुत सिंपल है, इसमें आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है। क्या क्या बेनिफिट है इसके? मानसिक और शारीरिक जो तनाव है वो दूर होता है, मानसिक तनाव है, शारीरिक तनाव है, दूर होता है। अवसाद और जो मनोविज्ञान से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, अनिद्रा है, उन बीमारियों में लाभदायक है। एकाग्रता, याददाश्त की शुद्ध को सुधारता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, शरीर को नवचेतना प्रदान करता है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये देख लो एक बार। अगर आपको बहुत तेज कमर में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं करना है। आपको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो नहीं करना है। आपको गर्भावस्था में है तभी भी आसन नहीं करना है, ठीक है। शवासन गर्भावस्था में नहीं करना है, कमर दर्द हो रहा है तो नहीं करना है, हृदय रोग है तो नहीं करना है। उसके बाद कमर दर्द है, अब मैं ये वाला आप खुद भी रीड कर सकते हैं, कमर दर्द और गठिया, ठीक है। कमर दर्द के सामान्य लक्षण क्या है, गठिया के सामान्य लक्षण क्या है? सर गठिया, ठीक है, फिर क्या है? कमर दर्द और गठिया को नियंत्रित करने के लिए आप देखते हैं अर्ध चक्रासन, ठीक है। अर्ध चक्रासन कैसे होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है। और अर्ध चक्रासन के लाभ क्या है, सावधानियां। फिर हम लोग उष्ट्रासन, मैंने बता दिया आपको, कैमल पोज उष्ट्रासन। फिर हम लोगों ने बात की थी वक्रासन, वक्रासन ऐसे होता है, ठीक है। और वक्रासन के बाद क्या था? भुजंगासन, जो हम पढ़ चुके हैं। भुजंगासन के बाद क्या है?
आपका ऊर्ध्व हस्तोत्तासन, ये वाला आसन, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट, बस खत्म। तो बैक पेन के हम लोग ऑलमोस्ट सारे आसन कर चुके हैं। 2 आसन नए-नए वो तुम लोग पढ़ के आना, ठीक है? मुझे बताना कुछ अगर कोई कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 2 ही आसन है। अगर तुम उनको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। बाकी 3-4 आसन तुमने कर लिए, वो इनफ है। इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। ज़्यादा परेशान मत होना बिकॉज़ ये चैप्टर बहुत लंबा है। ज़्यादा आसन के पीछे भागोगे तो तुम कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के साथ। कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, मैं फिर आपके डाउट को लेकर आप नए वीडियो लेकर आऊंगी ताकि आपके डाउट रिजॉल्व हो सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।